जब 1608 में आया तो इस समय पे पुर्तगाली जो है वो बड़े प्रभावशाली थे। मैंने कहा था पुर्तगालियों के अच्छे संबंध थे जहांगीर से। उन्होंने पुर्तगालियों ने क्या किया था, जहांगीर से अपने बहुत सारे चर्च बनाने की परमिशन ले ली थी। वो आपका परमिशन लेके चर्च वर्च सब बनाते थे, मक्कारी भी कर दी थी इन्होंने। अब पुर्तगालियों को ये लगता था कि भाई हमारे पास तो जहाजी बेड़ा है, लेकिन आपका मैंने कहा था ना अकबर भी पश्चिम के देशों से व्यापार करना चाहता था, इसीलिए तो वो गुजरात पे कंट्रोल करके रखना चाहता था। तो उसने भी अपने बहुत सारे शाही जहाज बनाए, अकबर के समय से बनने लग गए। जहांगीर के समय पे आपका व्यापारिक जहाज थे। अब ये पुर्तगाली जो हैं बड़ा प्रभावशाली खुद को समझते थे। पहले मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको और फिर वापस लेके आएंगे। 1610 में तो ऐसा हुआ था कि पुर्तगालियों ने जहांगीर के ही जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन जहांगीर शासक था, उसने कहा बेटा वहां तो नहीं लड़ सकते हम। तो उसने क्या किया, लाहौर में जितने भी, लाहौर उसका कब्जे वाला क्षेत्र, लाहौर में जितने भी गिरजाघर थे सब बंद करवा दिए। आगरा में जो गिरजाघर यानी कि जो चर्च खुले थे वो सब बंद करवा दिए उसने। जितने पुर्तगाली थे उसके क्षेत्र में सबको गिरफ्तार कर लिया, बोला कौड़े मारो इनको। पुर्तगालियों को पता चली यार ये तो बड़ी गड़बड़ की बात हो गई। पुर्तगालियों ने माफी मांगी थी जहांगीर से आकर के, और फिर जहांगीर से प्रॉमिस किया था कि आप जो हम जो है आपकी सेवा में रहेंगे, कभी खिलाफत नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पुर्तगालियों और जहांगीर के बीच कॉन्ट्राडिक्शन बस 1610 में देखने को मिलता है। नहीं तो उनके जो चर्च खुले थे वो जहांगीर की परमिशन से ही खुले। यानी भारत में ईसाइयत तो, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं और थोड़ा पीछे लेके चले, जो ईसाई मिशनरी भारत आने शुरू हुए तो उन ईसाई मिशनरियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति अकबर के समय पे एक है रॉल्फ फिच। 1583 में इंडिया आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने। एक आया था 1579 में अकबर के टाइम पे, स्टीफेंस थॉमस। अकबर के समय पे आने वाले अंग्रेज हैं दोनों। पहले आया स्टीफेंस थॉमस 1579, कॉपी पे लिखिए। अकबर के समय, अकबर के टाइम पे आया था 1579 में, 1579 में स्टीफेंस थॉमस। पूछे अकबर के समय पे आने वाला पहला अंग्रेज। और फिर आया था इसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे 1583 में रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच क्योंकि एक फिच और आएगा, इसको रॉल्फ फिंच भी कहते हैं। तो ये दोनों ईसाई मिशनरी थे, तो ईसाइयत का प्रचार प्रसार करने ही आए थे भारत में। कैसे ईसाई धर्म को, ऐसे ही तो हुआ। उन्होंने देखा कि भारत में गरीब लोग हैं, कुछ जो पिछड़े हैं, उनसे बोला यार तुम क्या हिंदू विंदू बन के रहते हो, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम्हारी मेडिसिन का हेल्प करेंगे, तुमको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे, तुमको वेजेस देंगे, भत्ता देंगे, तुम ईसाई बन जाओ। तो इस तरह से ईसाइयत का प्रचार प्रसार भारत में होना शुरू हुआ। और प्लस में जहांगीर ने दे दी आपका चर्च को परमिशन कि भाई तुम भी चर्च ओपन कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी चर्च वर्च खोली सब। तो कहने का मतलब है इन यूरोपियन से अच्छे संबंध थे जहांगीर के। अब जब आपका ये हॉकिंस भारत में आया तो हॉकिंस इस बात से परिचित था। अब हॉकिंस के पास में टारगेट एक ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसको टारगेट ये दिया गया था कि कैसे भी करके जहांगीर को अपने पक्ष में लेना है। तो इसके साथ और कौन कौन लोग आए थे याद रख लेना, दो लोगों के नाम और पूछे जाते हैं। एक है केलिंग, केलिंग नामक एक कमांडर था इसके साथ में, और एक था विलियम फिंच, विलियम फिंच। और यही वो व्यक्ति है विलियम फिंच जिसने अनारकली के बारे में लिखा। अनारकली के बारे में ना तो जहांगीर ने कहीं लिखा है तुझू के जहांगीरी में, ना अकबर के जितने भी रेफरेंस हैं उसमें कहीं अनारकली का वर्णन मिलता है। ये वो व्यक्ति है विलियम फिंच, रॉल्फ फिंच नहीं, वो अकबर के टाइम पे। विलियम फिंच कब आया भारत, 1608, 1608 से 11 रहा। इसने वर्णन दिया अनारकली का। अनारकली कौन है जी, अनारकली का नाम है नादिरा बेगम। अनारकली सबने नाम सुना होगा। अब अनारकली जिसका नाम है नादिरा बेगम, इसके बारे में कहा जाता है इस पर बाप बेटे दोनों का दिल आ गया। अकबर को बहुत प्रिय थी, अकबर की वाइफ थी। मतलब पहले तो नाचने गाने वाली थी, बाद में अकबर ने शादी कर ली इससे, और फिर इसी पे जहांगीर का भी दिल आ गया, दोनों का दिल इस पे आ गया। तो इसीलिए कुछ लोग तो ये मानते हैं कि अकबर और जहांगीर के बीच के संबंध अच्छे ना होने का, कि वो बार बार इधर उधर चला जाता था, अकबर से बहुत अच्छे उसके संबंध नहीं, कहते अनारकली उसका कारण है। और फिर इसको अकबर ने जिंदा चिनवा दिया लाहौर में। लाहौर में फिर बाद में कहते हैं कि जहांगीर ने एक मकबरा भी बनवाया, लेकिन उसकी भी पुष्टि बहुत अच्छी तरह से नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं अनारकली एक भ्रांति कहानी है, या कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनके समय के इतिहासकारों ने इसको झुटलाया कि भाई बाप और बेटे को एक ही से प्रेम हो गया और दोनों के नाजायज संबंध थे उससे, तो अपनी जो गलत चीज़ें हैं उन पर पर्दा डालने के लिए इसको लिखा ही नहीं गया है कहीं।
और भी कई लोगों ने विलियम फिंच का समर्थन किया है कि हाँ विलियम फिंच की जो बात है वो एकदम से सही है। तो ये लोग हॉकिंस के साथ में आए थे। अब इनका टारगेट तो था कि सूरत पहुंचे, तो सूरत में कंट्रोल किसका इस टाइम पे? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने एकदम से घेर लिया, बोला कहाँ जा रहे हो। अब हॉकिंस अपने साथ लेके आया था बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट लेके आया अपने साथ में। उसने बहुत सारे पुर्तगालियों को दे दिए, बोले भाई साहब बहुत जरूरी बात करनी है अकबर से। अरे अकबर, तू पागल वागल है क्या? अकबर को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। तो यानी कि जब इनका जहाजी बेड़ा चला था तो वो अकबर से मुलाकात को चला था। उन्हें खबर भी नहीं थी, वहां ब्रिटेन में यह था कि अकबर उधर शासक है, मतलब ब्रिटेन को इस बारे में पता नहीं था कि अकबर मर चुका है। मैंने कहा ठीक है, तो कौन है अभी? जहांगीर, उसी से मिल लेंगे, राजा तो वही है। उन्होंने कहा हाँ राजा वही है। तो बहुत सारे गिफ्ट दे करके इस तरह पुर्तगालियों ने उसको छोड़ा, और जो बचे कुछ गिफ्ट थे उनको लेकर के आया वो, क्योंकि मुगलों को चित्रकारी का शौक था, अकबर के टाइम पे भी चित्रकारी का शौक था। तो बहुत सारे गिफ्ट लेके आया। उसको पता था मुगल ये शराब बहुत पीते हैं, तो गिफ्ट में शराब भी लेके आया, महंगी शराब। आपका बहुत सारी पेंटिंग्स लेके आया। अब पेंटिंग देखते ही तो तुम्हें पता है जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल है। जहांगीर तो एकदम से चमक गया, बोला वाह पेंटिंग्स, ब्रिटेन की पेंटिंग्स, और अच्छे पेंटर्स की पेंटिंग्स थी, बढ़िया चित्रकारों की। शराब, जहांगीर ने कहा दोस्त तो अब मिले हैं, अब से पहले जो मिल रहे थे वो तो ऐसे ही थे, पुर्तगाली उर्तगाली। तो उसने तो कहा भाई साहब इनको तो दरबार में बिठाओ, अंदर इनको बनाओ एम्बेसडर, अपना दूत, ये आज से हमारा दोस्त है। अब हॉकिंस बहुत चालू था। हॉकिंस फारसी भाषा सीख के गया था, पर्शियन। उसको पता था मुगलों की जो साथी आपका राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। उसको पता था मुगल फारसी को जो है वो प्रमोट करते हैं, तो फारसी सीख के आया। और एक अफगान व्यापारी का वेश धर के आया, अफगान व्यापारी ऐसे ही कपड़े पहन के आया, और उससे आके फारसी में बात करने लग गया जहांगीर से। जहांगीर ने थोड़ी देर तो देखा उसे, अरे ये क्या बला है, अंग्रेज आदमी फारसी बोल रहा है। और उससे बड़ा खुश हुआ वो, भाई शराब भी लेके आया है जो जहांगीर के लिए प्रिय चीज है, गिफ्ट लेके आया है, अफगानी आदमी है, अंग्रेज आदमी होते हुए हम जिस लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाह रहे, सपोर्ट करते हैं उसी में बात कर रहा है, और क्या चाहिए। बोला इसको राजदूत बनाओ, इसको 400 का मनसब बनाओ, ये आज से इंग्लिश खान होगा। इंग्लिश खान, अंग्रेज है लेकिन फारसी बोलता है इसलिए खान। तो इसको क्या बोलेंगे? जब ये यहां पहुंचा तो याद रख लेना, इसको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, इंग्लिश खान। बोला ये तो हमारा करीबी आदमी है यार, इंग्लिश खान की उपाधि। और क्या बनाया उसको? 400 जात का मनसब, 400 जात का मनसब। अब ये बड़ा खुश हुआ, इसने सोचा यार ये तो बात ही बन गई। 3 साल रहा भाई साहब ये यहाँ पर। 1608 में आया और लगभग 2 साल मुगल दरबार में, 1609, 1610, 1611, 2 साल। ये अपना बैठता था वहां कि एक दिन समय आएगा जब मैं अपनी परमिशन ले लूँ इससे व्यापार के लिए। अब ये इससे कुछ और ही बात करता था। जैसे उसको लगे यार ये वाला ब्रांड अच्छा था, इसको दोबारा मंगवाओ। बोला जी भाई साहब मंगवाएंगे। इसकी शादी करवा दी, एक ईसाई लड़की थी इनके दरबार में ही, आर्मीनियाई लड़की बोलते, उस आर्मीनियाई लड़की से शादी भी करवा दी। बोला तू अपना घर बसा आराम से, बीवी बच्चे रख। वो जैसे ही बोलने को भाई साहब वो थोड़ा सा अब बेकार की बातें करता है यार, बीच में मूड खराब कर रहा है, पार्टी में, बीच पार्टी में कुत्तों के बारे में बात करने लग जाए कभी उससे, कभी शराब के बारे में बात करने लग जाए, कभी लड़कियों के बारे में बात करने लग जाए उससे, वो काम की बात, उसका फोकस वही रहता था। अब इससे डरता भी था जहांगीर, जहांगीर से, हॉकिंस, क्योंकि हॉकिंस ने देखा, हॉकिंस जब दरबार में बैठा हुआ था एक व्यक्ति ने अपने वेतन के बारे में बात कर ली जहांगीर से, उसने उसने शेर के पिंजरे में डलवा दिया। बोला यार बड़ी दिक्कत है, कहीं तो आफत ना कहीं तो आफत। समझ रहे हो आप? वेतन मांगने के लिए, वेतन कि भैया हमारी जो है सैलरी बढ़ा दो, और इसके लिए कहाँ फेंक दिया? पिंजरे में। जहांगीर के बारे में एक और कहानी आती है कि उसके समय पे ये दोनों बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, चाय, और एकदम से चाय का प्याला जो वो लेके जाता है वापस, उसके हाथ से प्याला टूट गया। जहांगीर ने उसको कौड़े लगवाए और उससे कहा कि ये प्याला चाइना से आया है, चीन से, अब तू पैदल जाएगा चीन और इसकी मरम्मत करवा के लेके आएगा वापस। वो डरता है इस बात से, तक पता नहीं ये तनकी है, कब क्या डिसीजन दे दे। तो उसकी बात नहीं बन पाई। बाद में पुर्तगालियों ने उसको समझाया कि ये जो है तुम्हें टेक ओवर करने आए हैं और तुम्हारी सारी शक्तियां छीन लेंगे। तो कहते हैं फिर उसको भी पता चल गया यार सारे प्रयास खराब है, ये काम का आदमी नहीं है,
मेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि उस पर पुर्तगालियों का प्रभाव था। वो पुर्तगालियों को बड़ी शक्ति मानता था कि उनके पास नौसेना की शक्ति है। उसने कहा तू एक काम कर, अपना काम कर, हमें तुझसे कुछ चाहिए ही नहीं। वो वापस चला गया बेचारा। दोनों गहरे दोस्त बन गए थे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि दोनों पक्के शराबी थे। 1611 में फिर मिडल्टन आया इसी बात के लिए। मिडल्टन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि देखो ये तो वापस पहुंच ही नहीं पाया था। हॉकिंस तो जाते टाइम रास्ते में ही मर गया था, वापस नहीं पहुंच पाया था वो ब्रिटेन। तो ये मिडल्टन आया था, क्योंकि रिपोर्ट्स ये जा चुकी थी कि जब तक पुर्तगालियों का प्रभाव कम नहीं होगा तब तक अंग्रेजों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो पुर्तगालियों का प्रभाव इसी ने खत्म किया, मिडल्टन ने, जब इसने अस्थायी फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम में इनके समय पर। और फिर एक 1612 में स्वाली का वॉर लड़ा इसने, और उस स्वाली के वॉर में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। तब जाके जहांगीर के दिमाग में गया, अरे मैं तो बेकार में ही पुर्तगालियों को बड़ी शक्ति समझ रहा था, बड़ी शक्ति तो ये है। तो इस समय पे फिर आए 1612 में, जसवाली वॉर के टाइम पर 1612 में कौन कौन अंग्रेज आए थे? इन 1612 1612 में पॉल कैनिंग और एडवर्ड, पॉल कैनिंग और एडवर्ड आए। पॉल कैनिंग एंड एडवर्ड केम टू जहांगीर्स कोर्ट, came to Jahangir's court in 1612. Paul Canning and Edward came to Jahangir's court, Jahangir's court in 1612, 1612 में। फिर आया फाइनली जो व्यक्ति कामयाब हुआ, वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। 1615 में थॉमस रो आया, थॉमस रो आया, थॉमस रो, टॉमस रो भी हम इसको बोलते हैं, टॉमस रो। थॉमस रो केम इन 1615। इसने बहुत प्रयास किए, और लगभग 3 साल बाद, मैंने कहा ना यहाँ पर, इसने जो जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज और इसको व्यापार के अधिकार दिए, तो कौन व्यक्ति कामयाब हुआ इसमें? तो वो कामयाब हुआ थॉमस रो। याद रखना, इसने अधिकार प्राप्त किए, ही गेट्स द राइट्स, इसने अधिकार प्राप्त किए। थम्स अप करके बताएं, बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? थॉमस रो, ये भी गिफ्ट विफ्ट बहुत अच्छे लेके आए इसके लिए, घड़ी वड़ी, शिकारी कुत्ते, शराब, पेंटिंग्स, सब लेके आया। उसको कुछ था ही नहीं। जहांगीर को रुचि नहीं थी कि ब्रिटेन से कुछ मेरा व्यापार भी हो सकता है। उसकी रुचि की जो चीज़ें थी उसको बस वो चाहिए थी, उसका कोई विजन ही नहीं था। उसने इस समय पे एक लेटर जारी किया कि भाई अपने सारे साथ में, वहाँ को मैजेस्टी को भी लेटर लिखा उसने, ब्रिटेन को, मैंने अपने सारे जितने भी सूबे हैं उन सबको खबर कर दी है कि अब ये कहीं भी घूम सकते हैं, अपने देश आ जा सकते हैं, और इनकी सुरक्षा के जो सारे इंतजाम हैं वो सब यहाँ पर होंगे। इतना खुश हो गया गिफ्ट से ही। तो ये कहते हैं कि वो कौन व्यक्ति है भारत में जिसने एक शराब के चक्कर में भारत को बेचने की साजिशें शुरू करवा दी? वो जहांगीर ही है। अपने नशे के चक्कर में देश में एंटर करवा लिया लोगों को, और उनको अधिकार देकर शक्ति और दी। क्या लिखेंगे? 1627 में, 16